नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक शायर है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। तो इसी सूरत बदलने के लिए राजस्थान के लोगों ने एक प्रयास किया। प्रयास था अरावली के संरक्षण का। अरावली के संरक्षण के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसके बाद केंद्र सरकार को क्या कर झुकना पड़ा और एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा। भी हमारा लक्ष्य है अरावली को खत्म करना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है भी इनका संरक्षण करना और जो संरक्षित क्षेत्र है उसको विस्तारित करना। इसके लिए उन्होंने बकायदा प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में लिखा भी हम खनन पट्टों के खनन पट्टे हैं जो उन पे जो प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और दूसरी बात ये है भी हम इनके जो संरक्षित क्षेत्र है उनके उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने भी ये वन व पर्यावरण मंत्रालय ने क्या निर्देश दिए हैं या प्रेस नोट में क्या लिखा है। पहला लिखा है केंद्र सरकार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी। भी संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा क्या जिम्मेदारी किसकी है, तो केंद्र सरकार की है भी। ठीक है, खनन पट्टे प्रतिबंधित करने के साथ साथ संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार भी किया जाएगा। अभी खनन पट्टे तो प्रतिबंधित कर देंगे, साथ साथ में क्या करेंगे भी संरक्षित क्षेत्र उनका विस्तार कर देंगे। ठीक है, उन्होंने फिर प्रेस नोट जारी करके फिर बताया भी ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक यानी गुजरात से जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक जाती है अरावली, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। फिर उन्होंने क्या क्या भी हमने क्या है खनन के प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा पारिस्थितिकी भूवैज्ञानिक व भूभाग स्तर के विचारों के आधार पर कई जगहों पर खनन प्रतिबंध किए जाने की आवश्यकता को महसूस किया भी। फिर उन्होंने सारा नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट इसका अर्थ यही था भी हम अरावली के संरक्षण का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे और प्रयास करेंगे भी जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उनको उनका विस्तार किया जाए, यानी ज्यादा जगह प्रतिबंधित किया जाए और खनन पट्टों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए भाई। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। अभी पहली बात तो ये मुद्दा उठा कैसे अरावली का, भी कोई न कोई तो कारण रहा होगा ना भी ये मुद्दा उठा। तो एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, टी.एन. गोदावर्मन केस। टी.एन. गोदावर्मन केस में क्या होता है भी, टी.एन. गोदावर्मन केस में होता है भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चैलेंज आता है, यानी कि बात ये आती है भी जो राज्य है, जैसे गुजरात राज्य आता है, जैसे अरावली है, अरावली में सबसे पहले जैसे राजस्थान में है तो पहले गुजरात आएगी, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा में भी अरावली है, फिर एनसीआर यानी दिल्ली में भी अरावली है। तो उन्होंने कहा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम होने के कारण जो खनन करते हैं उनको क्या है बेनिफिट ज्यादा हो रहा है और अरावली क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इस केस के माध्यम से आया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी सभी राज्यों के लिए एक ही नियम बनाओ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में कौन था पहले तो पर्यावरण मंत्रालय था इसमें, एक नंबर तो पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय। बात करें 2 नंबर की तो 2 नंबर पे कौन था इसमें, 2 नंबर पे था वन विभाग। वन विभाग, और उसमें वन विभाग राज्यों के भी थे, राज्यों के वन विभाग, राज्यों के वन विभाग। अगर बात करें इसमें तो इसमें एक था सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि भी, एक सुप्रीम कोर्ट ने खुद का प्रतिनिधि रखा। उन्होंने रिपोर्ट दी भी आप है ना पूरे जो अरावली क्षेत्र है उसके लिए एक ही नियम बना दो। उस नियम के तहत उन्होंने क्या किया कि एक नियम बनाया कि हम अरावली या अरावली किसे मानेंगे, अरावली किसे मानेंगे। तो अरावली मानने के लिए 2 शर्तें निर्धारित की भी, धरातल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए उसकी, धरातल से ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि दूसरी बात ये क्या थी, दूसरी बात थी भी 2 पर्वतों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 पर्वतों के मध्य दूरी होनी चाहिए 500 मीटर। 500 मीटर दूरी होगी, यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई तो 100 मीटर से अधिक होनी चाहिए, 100 मीटर से अधिक, और दोनों के बीच में दूरी होनी चाहिए 500 मीटर से कम। 500 मीटर से अधिक होगी तो हम उसको अरावली नहीं मानेंगे। इससे क्या हो जाता है, पूरे राजस्थान में रोष हो जाता है। तो बात करें भी राजस्थान में ही रोष क्यों होता है,
यानी गुस्सा आंदोलन जो भड़कता है वो राजस्थान में ही क्यों भड़कता है? इसका एक मुख्य कारण है भी राजस्थान में जो अरावली है, अरावली कहाँ से? गुजरात से चलती है, गुजरात के पालनपुर से चलती है और रायसीना पहाड़ी तक जाती है। उसका लमसम 80% किस में आता है? राजस्थान में। तो राजस्थान की आन बान शान और संस्कृति का प्रतीक, ठीक है, अपनी क्या है? संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है इसको। तो इस कारण क्या हो गया कि 50% अरावली इसमें आती है, सॉरी 80% अरावली किस में आती है? राजस्थान में आती है। इस कारण इसका विरोध होना शुरू हो गया भाई। 692 किलोमीटर इसकी तो कुल ही लंबाई है ना, कुल लंबाई 692 में से 550 राजस्थान में आ रही है भी ये। इस कारण क्या होता है? इसका खूब विरोध होता है। विरोध होने का सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा इसमें होगा। विरोध होने से क्या होता है? फिर केंद्र सरकार को क्या करना पड़ता है? प्रेस नोट जारी करना पड़ता है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब बात करें भी अरावली राजस्थान में कहां से कहां तक है? राजस्थान में एक अरावली है सिरोही जिले से लेकर झुंझुनू और अलवर झुंझुनू वाला क्षेत्र है वहां तक है भाई, खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है, झुंझुनू तक। अब बात करें भी राजस्थान में जो अरावली है तो राजस्थान में इसका इफेक्ट क्या होगा? ऐसा क्या हो जाता भी अरावली को अगर उससे बाहर निकाल दिया जाता 100 मीटर से, तो 90% अरावली क्या होगी? बाहर निकल गई। तो उससे क्या फर्क पड़ता? फर्क की बात करें तो पहला फर्क तो ये पड़ता भाई, पहला फर्क यह पड़ता भी, यहाँ पर क्या हो जाता? जो थार का मरुस्थल है, यह अरावली है, यह अरावली है, यहां पर है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का विस्तार कब कहां तक? दिल्ली तक, हरियाणा और ये जो पूर्वी मैदान प्रदेश पड़ते हैं राजस्थान का, उस तक विस्तार हो जाता इसका। तो थार के मरुस्थल का विस्तार हो जाता। अब बात करें दूसरी, तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ता भाई? दूसरा प्रभाव यह पड़ता भी, जो लू और आंधियां चलती है, लू है आंधियां चलती है, उनका प्रभाव भी मध्य भारत तक जाता, ठीक है। अब बात करें तीसरे नंबर की, 3 नंबर पॉइंट ये होगा भी, यहाँ से अधिकतर नदियां जो राजस्थान की है, राजस्थान की अधिकतर नदी, जैसे बात करें लूणी नदी की, बात करें साबरमती नदी की, बात करें पश्चिमी बनास की, बात करें बनास की, खारी की, बेड़च की, ये सभी नदियां कहां से निकल रही है? राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से निकल रही है। इस कारण क्या हो जाता? नदियों का पानी सूख जाता या नदियां ही समाप्त हो जाती। तो तीसरा कारण क्या होता? नदियां प्रभावित होती या नदियां समाप्त हो जाती। अब बात करें चौथे कारण की, तो चौथा कारण ये होता, जैव विविधता अधिक पाई जाती है भी इसमें, जैव विविधता भी समाप्त, विविधता भी, जैव विविधता क्या हो जाती? जैव विविधता समाप्त हो जाती भाई इसमें। अब एक कारण, वो एक प्रभाव और पड़ता, वो प्रभाव था कि अगर अरावली क्या होती? अगर अरावली समाप्त हो जाती है तो उससे क्या होगा? राजस्थान का जो भूजल है वो क्या हो जाता? नीचे चला जाता। क्यों? क्योंकि अरावली उसको चार्ज करती है, जो ग्राउंड वाटर है उसको चार्ज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अरावली। अगर वो अरावली खत्म हो जाएगी तो उसको चार्ज कौन करेगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा? भूजल क्या होगा? नीचे चला जाएगा। यह था भी अपने अरावली के विरोध के बाद जो अपने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने जो अपना क्लियरिफिकेशन दिया है भी, हम अरावली पर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, जिससे क्या होगा? अरावली क्या होगी? समाप्त। तो हम तो उसके संरक्षण की बात करेंगे, संरक्षण के लिए नीतियां लेंगे, संरक्षण के लिए राज्यों को निर्देश देंगे भी। ये था अपने राजस्थान के आंदोलन का प्रभाव। राजस्थान के आंदोलन के कारण ही उनको क्लियरिफिकेशन देना पड़ा अपना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो क्या करना है? अपने को वीडियो को लाइक करना है और अपने ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए क्या करना है? अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।